जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्य हो। आप सभी का आईक्यू रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आइए आज पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। आज देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में है क्या। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्याज की तरह 3 छिलकों में बटी है। जिस तरह प्याज के छिलके उतारते जाते हैं पृथ्वी भी में उसी तरह परत दर परत सतह होती है। तो आप जानते हैं पृथ्वी में 3 परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली परत का नाम है भूपर्पटी, जो तीनों परतों में सबसे पतली होती है। और दूसरी परत है मेंटल, वो भूपर्पटी से थोड़ा मोटी होती है। और तीसरा होता है क्रोट। यानी देखिए ये सबसे पतली परत का नाम है भूपर्पटी। यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 35 किलोमीटर का एवरेज होता है। भूपर्पटी का एक एवरेज औसत होता है 35 किलोमीटर। बाकी मेंटल कितनी गहरी होती है? मेंटल होती है 2900 किलोमीटर। और क्रूड कितनी गहरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी रेड वाला भाग जो देख रहा है, यानी होती है 3500 किलोमीटर। आप जानते हैं भूपर्पटी होती क्या है? देखिए भूपर्पटी जो होता है उसकी गहराई तो 35 किलोमीटर होती है। औसतन मान लिया गया, एक एवरेज रेशियो ले लिया गया है। तो ये भूपर्पटी को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक भाग तो महाद्वीपीय भूपर्पटी, एक महासागरीय भूपर्पटी। तो महासागरीय भूपर्पटी जो होती है वो सागर के अंदर जाने के बाद 5 किलोमीटर तक उसकी गहराई होती है। लेकिन महाद्वीपीय भूपर्पटी जो होती है वो 35 किलोमीटर गहरी होती है। ये देख रहे हैं स्थल मंडल से, देखिए किसी भी सतह का आउटर शेप और इनर शेप होता है। तो आउटर शेप और इनर शेप जानते हैं बाहर वाला होता है। जैसे इसका आउटर शेप है तो इनर शेप है, ठीक। इसका आउटर शेप है, इनर शेप ये है। तो आप जानते हैं ये भूपर्पटी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक महाद्वीपीय भूपर्पटी, एक महासागरीय भूपर्पटी। आप कहेंगे अच्छा महासागरीय भूपर्पटी है तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं? तो उसमें मिलते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। अच्छा, जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है उसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं? तो महाद्वीपीय भूपर्पटी में सिलिका और एल्युमिना मिलता है, सिलिका और एल्युमिना मिलेगा है। अच्छा, ये जो भूपर्पटी होता है ये पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम का, यानी पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट होता है? तो 0.5% होता है। यानी स्थल महासागरीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी दोनों मिला करके अगर एक रेशियो लिया जाए तो पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का कितना होगा? 0.5% होता है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए गोले का वॉल्यूम आपको मालूम है 4/3 पाई r² होता है। तो इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए भूपर्पटी हो गया है। अब आते हैं मेंटल। दूसरी सतह क्या आती है? मेंटल। तो ये देखिए जो भूपर्पटी होती है ना, ये 7 महाद्वीप हैं। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये सातों महाद्वीपों पर और जो भी टापू है इनका सब लेते हैं तो वो महाद्वीपीय भूपर्पटी आती है। और महासागरों वाला महासागरीय भूपर्पटी आती है। तो महासागरों में कैसे जाएंगे? देखो ये जल, बहुत सारा जल है। ये जल महासागरों में जल मिलेगा तो जल की गहराई में जाएंगे, यानी जल की गहराई में जाने पर जो तलछट मिलेगा, महासागरों का तलछट मिलेगा, पेदी मिलेगी, वहां से 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको उतना गहरी भूपर्पटी मिलेगी। दुनिया के जितने भी खनिज संसाधन मिलते हैं ये सारे कहाँ मिलते हैं? ये सभी भूपर्पटी पर ही मिलते हैं। आप जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? दुनिया की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है। उसकी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने खनन के रूप में उसको 4 किलोमीटर खोजा था, लेकिन वहां पर पेट्रोलियम की खोज में फिर दोबारा 2 किलोमीटर खोज दिया गया तो 4 2 6 किलोमीटर उसकी गहराई हो गई। दुनिया की सबसे गहरी खान वहीं पर है, साउथ अफ्रीका में। और जो देखिए सब पृथ्वी पर जो भी खनिज के भंडार हैं, जो भी खनिज मिलते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में ही मिलते हैं, इससे अंदर नहीं मिलते हैं। आप जानते हैं देखिए जल भी नहीं मिलेगा। अब देखिए जो हम लोग क्या करते हैं, ये पानी पीने के लिए यूज करते हैं तो हम लोग गड़ाते हैं, नल गड़ाते हैं या कोई भी बोरिंग कराते हैं तो भूपर्पटी में ही होता है, भूपर्पटी के अंदर नहीं होता। ज़्यादा गहरा अगर 35 किलोमीटर जाएंगे, देखिए कोई 1 मीटर नहीं गड़ाता,
मतलब 100-200 मीटर 500 मीटर ये गड़ाते हैं तो पानी आने लगता है। उसके अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आग आने लगा। अगर हम 35 किलोमीटर से अधिक बोर कर दें तो हमें पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेंटल है। उससे ज़्यादा गहरा करोगे तो ये आग मिलेगा आपको। यानी ज़्यादा पृथ्वी ऊपर ही नमी है, अंदर से तो कठोर है। आप फिर अंदर जाएंगे तो तरल अवस्था आ जाएगा। तो अंदर ने अब इसीलिए पानी ऊपरपट्टी में ही मिलता है। जितने आयल हो गए, एलपीजी गैस जो सिलेंडर में भरा जाता है, और ये मतलब पेट्रोलियम, और जितने कोयला, ये सारे हीरा मोती सोना चांदी हैं, लोहा जस्ता, ये सारे चीज पृथ्वी के भूपरपट्टी में ही मिलते हैं। अब इसके बाद मेंटल आता है। तो मेंटल देखिए, अच्छा, ये जो होता है ये किससे बना था? भूपरपट्टी देखिए सिलिका और एल्युमिना से मिलके बना होता है। भूपरपट्टी जो महाद्वीपों वाली भूपरपट्टी, उसमें सिलिका और एल्युमिना की प्रधानता होती है। अच्छा, जो महासागरीय भूपरपट्टी यानी महासागरों में अंदर जाएंगे, फिर जो पेदी मिलेगी उसके 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो उसमें उस भूपरपट्टी में क्या मिलेगा? तो उस भूपरपट्टी महासागरीय भूपरपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। अब देखिए, ये साउथ चाइना सी में चाइना क्यों उसको कब्जाना चाह रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में खनिजों का भंडार है, उसमें बहुत सारा खनिज है। चाइना इस बात को जानता है, इसीलिए वो साउथ चाइना सी को हड़पने की नीति पर काम कर रहा है। लेकिन क्या क्वाड ग्रुप इसमें एक्टिव होकर के इसकी नीति के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? या उसमें कोई ऐसी मतलब सारे देश जो उसके पड़ोसी देश हैं साउथ चाइना सी के किनारे पर हैं, क्या उनको लेकर के कोई एक चाइना को काउंटर करने के लिए कोई नीति बना सकता है? तो आने वाला भविष्य तय करेगा। क्योंकि क्वाड ग्रुप बना है इसीलिए, मतलब हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और साउथ चाइना सी को लेकर इसको काउंटर किया जा सके है। तो ये आने वाला भविष्य बताएगा क्या कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया मेंटल। मेंटल की गहराई की कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर है। और ये पूरे पृथ्वी की वैल्यूम 16% है। मेंटल जो होता है, मेंटल जो है वो पूरे पृथ्वी के वैल्यूम का कितना परसेंट है? 16% है। अब इसका आंतरिक भाग क्या है? देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग किसका बना होता है? क्रोट का बनता है। इसकी गहराई कितनी हुई? 3500 किलोमीटर। आप कह सकते हैं इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर वही गहराई होती है। ठीक, तो इसका 3500 किलोमीटर होता है। मुख्यतः जो पृथ्वी का क्रोड होता है उसमें दो दो तत्वों की प्रधानता होती है, निकिल और लोहे है। निकिल और लोहे को ही हम नीफे कहा जाता है, कभी कभी निकिल लोहे को नीफे कह दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो क्रूड है। ये यहाँ पर क्या होता है? द्रवित मैग्मा होता है, एकदम द्रवित होता है। जैसे हार्ड लोहे को गर्म करके पिघला दिया जाता है, रेड रेड दिखता है, उसी तरह ये भी होती पृथ्वी का ये क्रोड भी वैसे होता है, एकदम रेड होता है। ये तो सोचिए यहाँ कितना तपन होगी। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया पृथ्वी की बात। ये 3 सतहों के बाद सबसे पतली परत की पूछेगा तो भूपरपट्टी है। ये पूरे पृथ्वी के वैल्यूम का 0.5% है। इस परपट्टी में अगर महासागरीय परपट्टी देखेंगे तो वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। और अगर महाद्वीपीय परपट्टी देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की प्रधानता होती है? तो उसमें सिलिका और एल्युमिना की प्रधानता होती है। दूसरा आता है मेंटल आता है। ये मेटल में क्या क्या मेटल जो होता है उसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। हाँ, और इसके बाद अंदर आएंगे तो क्रोड मिलेगा। क्रोड की गहराई 3500 किलोमीटर होती है। इसमें निकिल और लोहे से बनी होती है, इसे निफे भी कहा जाता है। अब आते हैं सैले। ये तो सतह हो गया। अब सतहों में कौन कौन सी सैले है देखेंगे, मतलब सैलों के बारे में देखेंगे, सैल और खनिज। तो अब सैल और खनिज क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी क्या अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। यानी खनिज के मतलब खनिज पदार्थों के ही समूह से सैल बनते हैं। यानी खनिज पदार्थ, बहुत सारे खनिज पदार्थ रहेंगे, उन्हीं के समूह से सैल बन जाएंगे। यानी खनिज पदार्थों के ही समूह से जो किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पिंड बन जाएगा उसी को हम सैल कहते हैं। ठीक ना। पिंड का मतलब मतलब कोई एक मीडियम वस्तु बन जाए, मतलब एक बड़ा सा शेप बन जाए उसका, वही सेल होता है। ठीक है। एकदम बारीक कण नहीं, एकदम उससे थोड़ा बड़ा हो जाए उसी को सेल कहेंगे। जैसे पत्थर के टुकड़े देखते हैं, वो मीडियम आकार का हो जाएगा। जैसे मोरंग का बालू आता है उसमें छोटे छोटे जो
पत्थर होते हैं ना, वो भी सेल का रूप लेते हैं, वो सेल कहलाता है। तो कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बने हो सकते हैं वो सेल। तो पहले खनिज बनता है, खनिजों के समूह से बहुत सारा मिलकर के सेल बन जाता है, ठीक ना। तो खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को आप सेल कह सकते हैं। मतलब सेल विभिन्न रंगों, विभिन्न आकार, विभिन्न संगठन के हो सकते हैं। अब अध्ययन की सुविधा के लिए सेलों को मुख्यतः तीन रूपों में बांटा जाता है: आग्नेय सेल, अवसादीय सेल और कायांतरित सेल। आप सोचेंगे अग्नि सेल होता क्या है, तो देखिए द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर के ऊपर आता है तो अग्नेय सेल बन जाता है। इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये देखिए यही द्रवित मैग्मा है। यही मैग्मा क्या होता है, ये कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके माध्यम से ये जो मेटल और भूपर्पटी रोक नहीं पाते, ऊपर आके विस्फोट कर देता है। यानी दो सतहों को भेदते हुए, मेटल और पृथ्वी को भेदते हुए जब ऊपर चला आता है मैग्मा, तो वो मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो लावा के रूप में आता है और धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। बहुत तेजी के साथ ठंडा होता है, क्योंकि हवा के संपर्क में होता है, तो ठंडा होकर ठोस का रूप ले लेता है। वह ठोस धीरे धीरे अग्नि सेलों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अग्नि सेल है। द्रवित मैग्मा तेजी के साथ ठंडा होता है और ठंडा होकर के धीरे धीरे अग्नि से ठोस में बदलता है, ठोस में बदल के अग्नि सेल में बदल जाता है। अब देखिए अग्नि सेल को सुविधा की मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। अग्नि सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये अग्नि ऐसे आएगा, मैग्मा ऊपर आया, ऊपर आकर के जब वो बाहर आया, ये बाहर आ रहा है तो धीरे धीरे ठोस में बदलेगा, ठोस कर अग्नि सेलों में बदल जाएगा। अब अग्नि सेल जो अग्नि सेल है, अग्नि सेल के अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया। एक बहिर्भेदी अग्नि सेल, एक मतलब अंतर्भेदी अग्नि सेल होता है। अब कहेंगे बहिर्भेदी अग्नि सेल कौन सा होता है, तो देखिए इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। आओ ये कैसे बनता है, मतलब ये तो अग्नि सेल ऊपर आने बनता है, जानते हैं। तो मतलब बहिर्भेदी अग्नि सेल होता है, ये मैग्मा है, पृथ्वी के सेंट्रल में मैग्मा एकदम द्रवित अवस्था में रहता है। जब ये सतह कमजोर पाता है वहीं पर ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और धीरे धीरे बाहर आता है। तो जो एकदम बाहर आकर ठंडा होता है, ठंडा होकर अग्नि में बदलता है, उसी को हम क्या कौन सा सेल कहते हैं? बहिर्भेदी अग्नि सेल। यानी बहिर्भेदी यानी ये मैग्मा इतना बेधा, इतना इसको बेध के एकदम बाहर आ गया, बहिर्भेदी यानी बाहर निकल आया, तो इसको बहिर्भेदी अग्नि सेल बोलेंगे। और ये बहुत महीन दानों वाला होता है। जो ये सेल बनते हैं ना अग्नि सेल, ये बहुत महीन दानों वाले होते हैं। जैसे आप बेसाल्ट देखिए, बेसाल्ट बहुत महीन दाने वाला एक सेल है, जो अग्नि सेल का एक रूप है। और दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या बनेगा? दक्कन का पठार जो है वो मतलब ये बेसाल्ट सेलों से ही बना है, दक्कन का पठार। तो अच्छा आप कमेंट कीजिएगा कि दक्कन का पठार की किस साइड में, उसकी लोकेशन कमेंट कीजिएगा, वो कहाँ पर है। अच्छा अब ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अंतर्भेदी अग्नि सेल। अंतर्भेदी अग्नि सेल जो होता है, देखिए पृथ्वी के सेंट्रल में जो मैग्मा है, ये क्या होगा, इसमें बहुत ये भी जहाँ सतह पाएगी वहाँ पर क्या करेगी, विस्फोट करेगा। लेकिन ये क्या करेगी, पृथ्वी की सतहों को बेध कर ऊपर नहीं जा पाता, इसमें उतने बेधने की क्षमता नहीं होती। मेंटल को बेध कर आता है, वो परपट्टी में ही अपना दम तोड़ देता है। देख रहे हैं, ये अपना दम तोड़ देता है और दम तोड़ने के बाद वहीं पर ये ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार के अग्नि सेल को अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। मतलब अंदर अंदर भेद के रह गया, बाहर नहीं आ पाया, इसे अंतर्भेदी अग्नि सेल बोलेंगे, ठीक ना। भूपर्पटी को देखिए, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराइयों में ही अपना दम तोड़ देता है और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है, ठीक है। ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, जैसे ग्रेनाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट ऐसे सेलों का मतलब अंतर्वेदी सेलों का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए ये तो अग्नि सेल पड़े, देखिए अग्नि सेल, फिर अवसादी सेल, फिर कांति सेल होते हैं। तो अग्नि सेल का रूप पड़े, अग्नि सेल टू टाइप के होते हैं, मतलब बहिर्वेदी अग्नि सेल और अंतर्वेदी अग्नि सेल, इन दोनों के बारे में जाना। आप दूसरा पढ़ेंगे अवसादी सेल और कांति सेल। सेल तीन प्रकार की होती हैं, अग्नि सेल और अवसादी सेल और कांति सेल। तो अग्नि सेल का रूप देख लिया, अग्नि सेल दो भागों में डिवाइड होती है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। अब आते हैं अवसादी सेल। जो अवसादी सेल देखिए, अब जानते हैं घरों में लेई मसाले तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। यानी घरों में अब क्या करते हैं, घरों में आप देखते हैं, घरों में
घरों में अब बहुत सारे क्या करते हैं, पत्थल होता है, उनसे अब मसालों पीसते हैं, दानों का चूर्ण बनाते हैं। वो सब यही तो है, सब ये ग्रेनाइट के ही तो बने होते हैं। और सैले क्या होती हैं देखिए, अब सैले जो होती हैं, सैले सैले लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को ही अवसाद कहा जाता है। ये अग्निशैल है ना, ये उच्च ताप दाब की स्थिति में ये क्या होंगी, टूट फूट जाएंगे, एकदम टूट फूट कर लुढ़क जाएंगे, टूट फूट जाएंगी, टूट फूट कर एकदम लुढ़क जाएंगे, टूट फूट जाएंगी। और टूटने फूटने के बाद इनकी अवस्था ये हो जाएगी, ये कहा क्या कहा लगा, अवसाद। यानी क्या कहा लगा, एकदम टूट फूट के, देखिए टूट फूट कैसे बन जाएगा, उसको कहेंगे अवसाद। और ये अवसाद ऐसे बड़ा रहेगा तो इस पर भैंस गोरू यानी बहुत सारे जानवर, विशेष प्रकार के जीवाणु, जीव जंतु इस पर आके बैठेंगे रहेंगे, किसी की डेथ होगी सब इसी में रहेंगे, तो इसी में मिल जाएंगे। और ये अवसाद के रूप में वो भी मिल जाएंगे। तो ये अवसाद अब क्या होगा, तेज आंधियां बहेंगी या तेज बारिश होगी, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा होते रहेंगे, जाके जमा होते रहेंगे। आप कहेंगे कैसे कैसे, मान लीजिए खूब तेज बारिश आया तो या बाढ़ आई तो ये अवसाद एक जगह से दूसरी जगह आके जमा हो जाएंगे। वो जमा होने के बाद धीरे धीरे वहाँ जमा हो गए, तो जब ज़्यादा मात्रा में जमा आ जाते हैं तो धीरे धीरे कई सालों बाद ये अवसादी सैल में बदल जाते हैं। तो अब कहा जाता है इसमें जीवाश्म भी हो सकता है, क्योंकि इस पर जानवर भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो उनकी हड्डियाँ भी इसमें मिली हो सकती हैं। और आता है धीरे धीरे कई सालों बाद ये अवसाद में बदल जाता है, ये अवसाद आता है तो यहाँ अवसादी सेल में बन जाता है। और जब ये अवसादी सेल बन जाता है तो कई सालों बाद क्या होता है, धीरे धीरे उच्च ताप की स्थिति में ये भी बिखर जाता, बिखर के क्या होता है, ये भी अब क्रांति सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बिखरने के बाद अभी इसको अवसादी सेल के बाद क्या बन जाता है, ये क्रांति सेल में बदल जाता है। और क्रांति सेल क्या होता है, धीरे धीरे ये भी बदल करके पृथ्वी की मतलब मेंटल को पार करते हुए क्रोड में जाके मिल जाती हैं। और जब क्रोड में जाके मिलती हैं तो वही फिर मैग्मा के रूप में बाहर आती हैं, फिर अग्निशैल बनता है, फिर अवसाद में ये उच्च तापदाब की स्थिति में टूट कर अवसाद बनता है। फिर ये अवसाद कई सालों बाद ये धीरे धीरे अवसाद में बदल जाता है, और ये अवसादी सेल में बदल जाता है, और अवसादी सेल कई सालों बाद धीरे धीरे कैंत्रित सेल में बदल जाते हैं, फिर कैंत्रित सेल मैग्मा बनता है। यही प्रक्रिया होती रहती है, इसी को कहते हैं सेल चक्र। इसी को क्या कहते हैं, सेल चक्र। एक फिजिक्स में एक पढ़े होंगे स्टेटमेंट, जी, ऊर्जा को न तो खत्म की जाती है, ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी तरह ये भी एक सेल है, मतलब इसकी ऊर्जा है, एक रूप में टूटा फिर ऐसे ऐसे आकर फिर वही रूप हो गया, फिर ऐसे टूटते टूटते आएगा फिर उसी रूप में हो जाएगा। तो ये तो मतलब ये ऊर्जा ना तो खत्म होने वाली है, मतलब ऊर्जा को हम ना खत्म कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे जो ऊर्जा हम जो बोल रहे हैं ना आवाज, ये ब्रह्मांड में ही है, ये ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। आने वाले समय में ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा कि हम जो जिस स्थान पर जो बात करेंगे उसको सुन सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां सुन सकती है, ऐसा टेक्निक विकसित हो सकता है, जो हम बात किए रहेंगे वो भी वो सुन सकते हैं। हैं, कितना अजीब है। देखिए अभी तक एक ऐसा रिपोर्ट आया कि मतलब ब्रह्मांड से रेडियो सिग्नल मिल रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है एलियन हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के मतलब दुनिया के यहाँ की नासा के वैज्ञानिकों भी रेडियो तरंग छोड़े हुए अंतरिक्ष में, ताकि एलियन हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई लोग ने इसे खतरनाक बताया, कहा रेडियो तरंग अगर एलियन पा जाते हैं तो इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। तो देखें क्या होता है आने वाले समय में। आपने ये देखा सेल क्या होते हैं, अब ये भी देख लिया। ये सेल मैंने तो बताया ना, पृथ्वी की परपटी में अनेक प्रकार के सेल होते हैं, सेलों से बने होते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और संगठन के हो सकते हैं। सेलों की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटते हैं, अग्नि सेल, अवसादी सेल और क्रांति सेल। ये अग्नि सेल हो गया, अवसादी सेल और क्रांति सेल हो गया। अब अग्नि सेल को 2 भाग में बांटा गया, बहिर्वेदी अग्नि सेल और अंतर्वेदी अग्नि सेल। इसके बारे में बताया, जो मैग्मा ऊपर आता है विस्फोट करके सतहों को बाहर निकल जाता है और ठंडा होके बनता हो, वो क्या होता है, वो बहिर्वेदी होता है। और जो अंदर ही अंदर अपना दम तोड़ देता है उसे अंतर्वेदी अग्नि सेल बनते हैं। अंतर्वेदी अग्नि सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और बहिर्वेदिक अग्नि सेल का सबसे अच्छा है एग्जाम्पल है बेसाल्ट।
जो दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलों से ही बनी है। ठीक, अब आगे आते हैं। आप देखिए अभी सैलें क्या हो गई, टूट फूट कर अवसाद में बदल जाते हैं और सब अवसादी सेल का निर्माण होता है। अभी हवा जल मतलब यही जो हवा जल एक हवा जल मतलब हवाएं तेज हवाएं आएंगी, जल होगा तो इससे क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होकर के अवसादी सेलों में बदल जाते हैं। बलुआ पत्थर, अब देखिए अवसादी सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बलुआ पत्थर और रेत के दोनों मतलब रेत के दानों से बना होता है। बलुआ पत्थर क्या होता है, रेत के दानों से बना होता है। ठीक, ये अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। इन सेलों में पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु कभी इन मतलब इस पर कभी रहे होंगे तो वही जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब इस पर कहीं बताए ना, कभी रहे होंगे तो वही ये अवसादी सेल जीवाश्म मतलब इसमें जीवाश्म भी होता है। अग्नि सेल अवसादीय सेल उच्च ताप दाब के कारण कैयांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब देखिए ये अग्नि सेल है, कैयांत्रित सेल है, ये अग्नि सेल उच्च ताप दाब के कारण क्या होगा, ये बदलेगा, धीरे धीरे अवसाद में आएगा, फिर हो जाएगा। और ये क्या होते हैं, उच्च दाब ताप की स्थिति में डायरेक्टली भी और कैयांत्रित सेल में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया भी होती है, कभी टूट फूट जाते हैं तो ऐसे ऐसे बनते हैं, कभी ये डायरेक्टली और कैयांत्रित सेल में बदल जाते हैं अग्नि सेल। तो इसी चीज को अग्नि सेल, देखिए अग्नि और अवसादीय सेलें उच्च तापदाब के कारण कैयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक ना। अब अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे चिकनी मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी जो है ये क्या किसमें कैयांत्रित हो जाती है, ये कैयांत्रित हो जाती है इस स्लेट में। और चूना पत्थर किसमें कैयांत्रित हो जाता है, संगमरमर में, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब ये तो जान गए चिकनी मिट्टी स्लेट में कन्वर्ट। अभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, अभी क्वेश्चन आंसर भी टेस्ट करेंगे कि चिकनी मिट्टी है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, आमतौर पर आप देखेंगे घरों में है, हमारे घरों में बहुत सारे इनका उपयोग है, सैलों का बहुत सारा उपयोग है। जैसे घर बनाने में, किचन बना रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और इन सैलों का इमारत और घर में बहुत सारे जगह यूज होता है। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप किस प्रकार के सैलों का यूज करते हैं अपने घर में, अपने घरों के किचन में। क्या आप बचपन में आप कोई ऐसा गेम खेले हैं सैलों के यूज से, मतलब बहुत प्रकार के सैलो पत्थर से ही होता है तो गेम में अब यूज किए, जैसे मान लो सातुल खेलते हैं, आप सातुल खेलते हैं तो 7 पत्थरों का यूज करते हैं, उसे सातुल कहते हैं, पिट्ठू गेम भी कहते हैं, 7 पत्थरों वाली गेम भी कहते हैं। तो आपने बचपन में खेला होगा, क्या आपने खेला है, कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके बताइए आपने ऐसी गेम खेला है तो आपको मतलब क्या खेलने में, अब आप खेलते हैं, पहले खेला तो क्या अब आप खेलते हैं इस समय। और फिर आप ये देखेंगे एक किट किट होता है, बहुत सारे बच्चे पहले खेलते थे, वो एक ठेपा होता था ना, वो भी एक सेल का बना होता है। जो आप क्या किट किट खेले हैं, किट किट एक गेम होता है वो जिसको लोग खेलते हैं, इसको स्टापू गेम भी कहा जाता है, इसको चीबीडी गेम भी कहा जाता है। तो ये आपको किट किट का ही ये दो रूप है। अच्छा, एक होता है 5 पत्थरों वाली गेम, 5 पत्थरों वाली गेम आप खेले हैं क्या, 5 पत्थर वाली गेम जिसको गोटी कहा जाता है, मतलब इसमें गोटी खेलते हैं, गांव में बहुत सारे लोग खेलते हैं, हम भी खेले, आप खेले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गोटी कैसे खेली जाती है। उसको एक्कड़ दुक्कड़ कहा जाता है, बहुत सारे लोग खेले हैं। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन, बहुत सारे गेम, इनसे ये सब सैलों के एग्जांपल मैंने बताने की कोशिश किया आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, अच्छा ये कुछ फिगर है, ये देखिए यही है, ये महासागरीय क्या है, ये महासागर है, ये महासागरीय मतलब भूपर्पटी है, और ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है, महाद्वीपीय भूपर्पटी है। तो महाद्वीपीय भूपर्पटी देखिए यहाँ नापेंगे तो 35 किलोमीटर से कम आ सकता है, यहाँ नापेंगे तो ज़्यादा आ सकता है। तो देखिए एक एवरेज है, मतलब इसकी मोटाई भूपर्पटी की कितनी होती है, 35 किलोमीटर होती है, महासागरों में 5 किलोमीटर होती है, यानी सागर है इसको पार करके जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक ना। तो ये तो आपने सब देखिए महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी मतलब परपटी के बारे में आपने जान लिया। ये कैंती सेल में परिवर्तन अवसादी सेल, मतलब कैंती सेल में परिवर्तन हो रही है अवसादी सेल, इसको मैंने आपको पढ़ाया। ये देखिए लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है।
तो क्या आप इसके अलावा भी जानते हैं, जैसे बलुआ पत्थर से कौन ऐसा किला भारत में बना है, कौन ऐसी महल बना है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज गेन होगी। देखिए, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। भारत में कौन ऐसी बिल्डिंग है जो सफ़ेद संगमरमर यूज हुआ है? भारत के कितने महल हैं या कितने किले हैं जिसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, क्या कोई बना है? इसके बारे में तो मैंने इस शैल चक्र के बारे में बताया। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं? आपने अभी पढ़ा, अग्नि शैल होता है और अवसादी शैल होता है और कैंथी शैल होता है। अच्छा, पृथ्वी शैल क्या है? मतलब शैल एक प्रकार के पत्थर होते हैं और वो क्या होते हैं? वो खनिज पदार्थों के समूह से बनता है। जब खनिज पदार्थों के कोई एक प्राकृतिक पिंड बन जाता है, उसी को शैल कहा जाता है। शैल घरों में यूज करते हैं, आप कई जगह यूज करते हैं। यानी खनिजों के समूह से जब एक प्राकृतिक पिंड बन जाता है, उसी पिंड को आप क्या कहेंगे? शैल कहेंगे। 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखिए। 3 प्रकार के शैल कौन कौन है? जैसे आग्नेय शैल हो गया, अवसादी शैल हो गया और केंद्रित शैल हो गया। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों का निर्माण कैसे होता? आपने जाना कि जब ये मैग्मा द्रवित है, ऊपर आकर के बाहर निकल जाएगा, ठोस के रूप में लेकर धीरे धीरे अग्नि शैल में बदल जाएगा, तो इसे बहिर्वेदी अग्नि शैल बोलेंगे। और जो मैग्मा निकलेगा लेकिन पृथ्वी की भूपरपट्टी को भूपरपट्टी में ही अपना दम तोड़ देगा, तो उसको कहते हैं अंतर्वेदीय अग्नि शैल। अच्छा, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? बस यही शैल चक्र है। देखिए, शैल चक्र, आप क्वेश्चन पढ़िए, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो यही शैल चक्र है। द्रवित मैग्मा ऊपर उठता है, ऊपर निकलेगा तो इसी को लावा कहते हैं, और जब ठंडा होता है तो ये अग्नि शैल बनता है। अग्नि शैल उच्च ताप के कारण टूट फूट करके अवसाद में बदल जाता है। अवसाद धीरे धीरे इसमें किस में बदल जाता है? अवसादी शैल में बदल जाता है। ये उच्च ताप दाब की स्थिति में टूट फूट करके ये भी अवसाद में बदल जाता है। फिर ये अवसाद किस में बदल जाता है? कैंची शैल में बदल जाता है। और कैंची शैल में बदल जाता है। कैंची शैल धीरे धीरे पृथ्वी की धीरे धीरे अंदर जाता रहता है और फिर क्रोड में चला जाता है। क्रोड में जाने के बाद फिर मैग्मा के रूप में बाहर आता है। वही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसी चक्रों को शैल चक्र कहा जाता है। अच्छा, शैल के क्या उपयोग है? अब घर बनाते हैं, इमारत में यूज करते हैं, घर के किचन में यूज करते हैं, गेम में ही यूज करते हैं, जैसे कीट गुट्टी और सातल में यूज करते हैं। बहुत सारी गेम में तो वहाँ यूज करते हैं शैलों का। शैल एक प्रकार के पत्थर ही तो होते हैं। कैंची शैल कैंची शैल क्या है? कैंची शैल ही है जो अवसादी शैल उच्च ताप के कारण, देखो अवसादी कैंची शैल क्या है? जब ये अवसादी सेल उच्च ताप दाब की स्थिति में टूट फूट जाएंगे, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? कैंथी सेल में। तो ये कैंथी सेल है। जैसे देखो, संगमरमर जो हो गया, किससे बना? चूना पत्थर से बना है, संगमरमर बना है, कैंथी सेल है। तो आप इस बात को जानते हैं कैंथी सेल क्या है। फिर ये धीरे धीरे मैग्मा भी बन जाएगा। कैंथी सेल क्या? अच्छा, द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं? अग्नि सेल होते हैं, आप जानते हैं। द्रवित मैग्मा से पहला स्टेज, इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अग्नि सेल, देखो ये लावा निकलता है, ठोस में बदलता है, सबसे पहले अग्नि सेल ही तो बनता है, तो इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? क्रोड होती है। इसमें क्या क्या होता है? निकिल और लोहा होता है, इस बात को जानते हैं। इससे नीफे भी कहा जाता है। इसकी गहराई कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है। सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला किसके उदाहरण है? देखो ये सब सोना पेट्रोलियम, देखो सोना पेट्रोलियम ये सब खनिज के उदाहरण है। सोना पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? सब खनिज के उदाहरण है, सब खनिज है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको अवसादी सेल कहते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहेंगे? अवसादी सेल कहते हैं। अवसाद तो ये है। पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी है, इस बात को जानते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत 35 किलोमीटर इसका रेंज है। बाकी मेंटल का 2900 किलोमीटर और क्रूड का 3500 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? भूपरपटी है, मतलब सबसे पहली परत है। इस बात को आपने देखा। अब आगे देखिए, ये बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है। ये क्रोड, तो क्रोड क्या होता है? मतलब देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाए। अब सही जोड़ा बनाए तो क्रोड किससे मिल रहा है? पृथ्वी की सतह? नहीं, पृथ्वी की सतह थोड़ी नहीं, तो अंदर वाली सतह, लेकिन इसका नाम बताना।
अच्छा देखिए, ये कह रहे सड़क इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। सिलिका तथा एल्यूमिना। क्रूड क्या होता है? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। नहीं, इस सबसे भीतरी, हाँ, ये पृथ्वी का क्रूड जो होता है सबसे भीतरी परत होता है, ठीक ना। तो ये वाला इसका सबसे भीतरी परत है, सही हुआ 5 नंबर। अच्छा, खनिज क्या है? तो खनिज पृथ्वी की सतह नहीं, सड़क इमारत बनाने के लिए उपयोग नहीं, सिलिका नहीं, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। हाँ हाँ, खनिज क्या होता है? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, और यही मिश्रण धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सही है, खनिज का है 4 नंबर, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अच्छा, सेल क्या है? सेलों का निर्माण देखो सड़क और इमारत बनाने में होता है, घर के किचन बनाने में यूज होता है। तो सेल से बहुत सारे गेम भी खेलते हैं, तो यही सही है, सड़क तथा इमारत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक। अब चिकनी मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी देखो, इस 6 नंबर है, इस स्लेट में बदल जाती है, इस स्लेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी अभी पढ़ा ना, इस स्लेट में बदल जाती है। अतः सीएल क्या होता है? सीएल देखो सिलिका और एल्यूमिना होता है, जो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जाता है, उसको सीएल भी कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिना, ये सही है, ठीक है ना। सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, सेल में ये अब इससे कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक ना, ऐसे दे दिया, बिलोंग कर लिया स्तंभ का। अभी देखिए कारण दिया है, जो हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं। आप इस पे थिंकिंग करो, आपकी थिंकिंग पावर इस पर बढ़ेगी। आज पे सोच विचार करना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे नॉलेज गेन होती है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यार, जो हम लोग पानी निकालते हैं ना, वो 35 किलोमीटर नहीं होता है। वो परपटी से ही पानी, खनिज, जो पीने के लिए पानी निकालते हो ना, पृथ्वी के अंदर से भूपरपटी से आता है, मेंटल और क्रूड से नहीं आता। वहाँ जाओगे तो आग आने लगेगा, ज़्यादा बोर करोगे तो इसीलिए 500 मतलब 200 मीटर से ज़्यादा नहीं, 200 मीटर 300 मीटर बहुत लोग मैक्सिमम कराते हैं, कोई कोई 500 मीटर हो जाता है। लेकिन सोचिए 35 किलोमीटर तक है वो परपटी। तो हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में जाने से पहले हमें वो परपटी से होते हुए मेंटल जाना पड़ेगा। मेंटल भी बहुत कठोर है, आगे जाएंगे तो द्रवित रूप में मैग्मा होता है, जो बहुत ही हीट होता है, एकदम जैसे लोहा लाल करके द्रवित होता है, उसी प्रकार होता है। तो वहाँ कोई भी ऐसी मशीन नहीं बने जो उस ताप को सहन कर सके, और मानव वहाँ जाने के लिए मतलब सोच तो सकता है, लेकिन जाना असंभव लगता है। असंभव तो नहीं है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी गिन हो जाती है कि मतलब एक ऐसा धातु बना लिया जाता है जो एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद लॉक हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो मनुष्य जा भी सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, अभी तक हम नहीं जा सकते। औषधि सेल अवसाद से बनी होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो अग्निशैली जो होता है ना, जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा, वही ठंडा होकर के धीरे धीरे अग्निशैल में बदलता है। अग्निशैल उच्च ताप दाब के कारण टूट फूट करके अवसाद में बदल जाता है, वही अवसाद धीरे धीरे अवसादी सेल बन जाता है। तो अवसादों से अवसादी सेल बनता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, एक कांची सेल का एग्जाम्पल है। चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर कांतरित होकर के ये किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये कांतरित होता है। चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर संगमरमर में बदलने का कारण है ये कांतरित होता है, क्योंकि उच्च ताप दाब के कारण ये भी इसमें क्या होता है, टूट फूट होता है, आपस में मिलते हैं और ये मिल के संगमरमर बन जाता है। आओ खेले, निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग किए गए मतलब निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। अब देखिए क्या है, कढ़ाई, कढ़ाई में किस किस चीज़ की कढ़ाई बनती है? अब इस बात को तो मैं नहीं बताऊंगा, किस किस की कढ़ाई बनती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कढ़ाई लोहे से बनती है, सभी लोग जानते हैं। आभूषण हीरा मोती सोना चांदी से बनता है। तावा जो बनता है वो भी लोहे से बनता है, कोई कोई मतलब जस्ता की बनता है। लोहे, ये तो लोहे का बनता है, ये कढ़ाई कभी कभी जस्ता की होती है, लोहे की होती है। घंटी तामा तामा की होती है, पीतल की होती है। हथौड़ा किसका होता है? कांसा की बना हो सकता है, लोहे का बना होता है। और दीपक, ये दीपक जलाने वाला जानते हैं, तामा का बना हो सकता है, तामा का बनता है, पीतल का बनता है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।